गाइस इमेजिन कीजिए एक ऐसा राज्य जहां पिछले 3 साल से लोग अपने ही घर में शरणार्थी बन गए हैं, स्कूल कैंप बन गए हैं, चर्च और मंदिर जला दिए गए हैं और एक ही राज्य के लोग एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं। नाम है मणिपुर। और सबसे शॉकिंग पार्ट क्या है पता है? ये कहानी 2023 में शुरू नहीं हुई, इसकी जड़ें 300 साल पुरानी है। और जब तक आप ये पूरी टाइमलाइन नहीं समझेंगे तब तक न्यूज़ चैनल्स पर चल रही हेडलाइंस आपको सिर्फ आधा सच दिखाएंगी। तो आज हम कोई साइड नहीं ले रहे, ना मैतई, ना कुकी, ना नागा। आज सिर्फ फैक्ट्स, डेटा और हिस्ट्री। और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के आखिर तक आप मणिपुर को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मणिपुर का नक्शा, क्योंकि पूरा कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू होता है। मणिपुर को सीधा 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। बीच का मैदानी इलाका इंफाल वैली, सिर्फ 10% जमीन, यहाँ रहता है मैतई समुदाय। चारों तरफ का पहाड़ी इलाका, पूरे 90% जमीन, यहाँ रहते हैं कुकी और नागा जनजातियाँ। अब सोचिए, सिर्फ 10% जमीन पर राज्य की मेजॉरिटी पॉपुलेशन और 90% जमीन माइनॉरिटी के पास। यही ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटी आगे चलकर एक बहुत बड़े सोशल और पॉलिटिकल डिवाइड की नींव बनती है। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ शुरुआत है, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं। साल 1709, राजा पामहेबा ने कांगली पाक का नाम बदल कर रखा मणिपुर। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन 1751 में उनकी मौत के बाद पड़ोसी बर्मा यानी आज का म्यांमार लगातार अटैक करने लगा और हालात इतने बिगड़े कि 1819 में बर्मा ने पूरा मणिपुर कब्जा कर लिया। अब राजा गंभीर सिंह के पास एक ही रास्ता बचा, मदद मांगना। 1824 में उन्होंने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी। 1826 में ब्रिटिश आर्मी ने बर्मा को खदेड़ तो दिया, लेकिन इस पूरे दौर ने मणिपुर की डेमोग्राफी हमेशा के लिए बदल दी। इस 7 साल के पीरियड को इतिहास में कहा जाता है चही तरेत खुनतकपा, यानी 7 साल की तबाही। इतनी भयंकर हिंसा हुई कि हजारों लोग जान बचाने के लिए मिजोरम, असम और त्रिपुरा भाग गए। और यही वो पॉइंट है गाइज, जहाँ से समझ आता है कि क्यों कुकी, नागा और मैतई सिर्फ मणिपुर में नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी फैले हुए हैं। लेकिन असली गेम अभी शुरू ही नहीं हुआ। अगला ट्विस्ट और भी बड़ा है। ब्रिटिशर्स ने बर्मा को भगा तो दिया, सत्ता वापस राजा को दे दी, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखा। और यहीं से शुरू होता है असली गेम, डिवाइड एंड रूल। वैली यानी मैदानी इलाकों पर उन्होंने डायरेक्ट और सख्त एडमिनिस्ट्रेशन रखा, क्योंकि वहां से पैसा बन रहा था। पर पहाड़ी इलाकों को लगभग भगवान भरोसे छोड़ दिया, कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही आर्टिफिशियल डिवाइड जो अंग्रेजों ने बनाया, आज के इस मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट की सबसे गहरी जड़ है। अब 1914 आता है, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुका था और अंग्रेजों को मणिपुर से 2000 सोल्जर्स चाहिए थे, लेकिन कुकी जनजातियों ने साफ मना कर दिया लड़ने से। नतीजा, एंग्लो कुकी वॉर। अंग्रेज जीते तो सही, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि हथियारों से इन जनजातियों को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। तो उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, सोशल कंट्रोल। कुकी इलाकों में क्रिश्चियन मिशनरीज भेजना शुरू किया और यही वजह है कि आज कुकी कम्युनिटी में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि मैतई समुदाय हिस्टोरिकली हिंदू रहा है। अब ज़रा सोचिए, एक कॉलोनियल पावर की एक स्ट्रैटेजिक चाल और उसका असर आज तक 100 साल बाद भी मौजूद है। क्रेजी है ना? अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिए 1826। मुझे पता चलेगा आप लोग सच में हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं। और अगला पार्ट, आज़ादी के बाद का मणिपुर। सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि असली कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हुआ। अब सीधा आते हैं भारत की आज़ादी पर। यहाँ एक टर्म बार बार आएगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सिंपल भाषा में ये एक एग्रीमेंट था जिसके तहत कोई भी रियासत भारत के साथ जुड़ती थी, लेकिन भारत सरकार के पास सिर्फ 3 चीज़ों का कंट्रोल होता था, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। 1947 में राजा बोध चंद्र सिंह मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लेकर आए, लेकिन भारत सरकार को इस बॉर्डर स्टेट में एक वीक एडमिनिस्ट्रेशन से खतरा महसूस हो रहा था। और फिर हुआ वो जो आज भी विवाद का विषय है। सितंबर 1949 में जब राजा शिलोंग गए, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। भारी प्रेशर डाला गया और आखिरकार मर्जर एग्रीमेंट पर साइन करा लिया गया। अक्टूबर 1949 में मणिपुर पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया।
मैतई समुदाय का एक बड़ा तर्क यही है कि इसी मर्जर के दौरान उन्होंने अपना हिस्टोरिकल ट्राइबल स्टेटस हमेशा के लिए खो दिया। अब आता है असली टर्निंग पॉइंट, 1960 का लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट ने अंग्रेज़ों के बनाए डिवाइड को कंक्रीट की तरह पक्का कन्वर्ट्स दिया। रूल ये बना, वैली में रहने वाले लोग पहाड़ी इलाकों में ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन पहाड़ों पर रहने वाले लोग वैली में आराम से ज़मीन खरीद सकते थे। एक तरफा नियम, और यहीं से बोए गए वो बीज जो आज तक नहीं कटे। फिर 1965 में आती है लोकुर कमेटी, जिसका काम था तय करना कि किसे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का दर्जा मिलेगा। 5 पैमाने रखे गए: प्रिमिटिव ट्रेड्स, अलग कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, बाहरी दुनिया से हिचक और पिछड़ापन। नतीजा क्या निकला? पहाड़ों में रहने वाले कुकी और नागा को एसटी लिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन मैतई समुदाय को एससी और ओबीसी में तो रखा गया, पर एसटी का दर्जा नहीं मिला। एक सरकारी क्लासिफिकेशन और दोनों समुदायों के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई कि आज तक पार्टी नहीं जा सकी। अब जो होना था वो हुआ। राज्य में सशस्त्र विद्रोही गुट खड़े होने लगे और हर किसी की डिमांड अलग थी। मैतई ग्रुप्स ने 1949 के मर्जर को इल्लीगल बताकर सीधा आज़ादी मांगी। नागा ग्रुप्स ने डिमांड की एक अलग देश, ग्रेटर नागालैंड। कुकी ग्रुप्स ने मांगा भारत के अंदर ही एक अलग कुकी लैंड राज्य। प्रॉब्लम ये थी कि नागा और कुकी जिस ज़मीन की मांग कर रहे थे वो एक दूसरे से ओवरलैप करती थी, और इसी टेरिटोरियल ओवरलैप की वजह से 1993 का ब्लैक डे जैसी भयानक हिंसा हुई। इतने सारे विद्रोही गुट एक्टिव हो गए तो सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। पूरा इलाका डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित हुआ और लागू हुआ FSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। सिंपल शब्दों में सेना को सिर्फ शक के आधार पर भी कड़ी कार्रवाई करने की छूट मिल जाती है। और जैसा आप जानते हैं, ये कानून हमेशा से ह्यूमन राइट्स को लेकर एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। देखिए गाइस, अगर आपको लग रहा है ये कहानी उतनी सिंपल नहीं जितनी न्यूज़ में दिखाई जाती है, तो लाइक बटन दबा दीजिए अभी। ये छोटा सा एक्शन मुझे बताता है कि आपको ये डीप डाइव कंटेंट चाहिए, ना कि सिर्फ सतही हेडलाइंस। 2001 में भारत सरकार ने नागा विद्रोही गुटों से शांति वार्ता शुरू की। बातचीत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसने मैतई समुदाय में ज़बरदस्त डर पैदा कर दिया, क्योंकि ग्रेटर नागालैंड की डिमांड में मणिपुर के पहाड़ी इलाके भी शामिल थे। लोगों को लगा कहीं शांति वार्ता के नाम पर राज्य के टुकड़े ना हो जाएं। नतीजा, इतने भयंकर प्रोटेस्ट हुए कि मणिपुर विधानसभा तक आग के हवाले कर दी गई। इस उथल पुथल को शांत करने के लिए 2008 में एक टेम्पररी अरेंजमेंट निकला, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी SOO। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुकी विद्रोही गुटों के बीच एग्रीमेंट। 2200 से ज़्यादा विद्रोहियों को 14 कैंपों में रखा जाएगा, हथियार लॉक कर दिए जाएंगे, और सबसे शॉकिंग पार्ट, उस लॉक की एक चाबी भारतीय सेना के पास होती थी और दूसरी चाबी कुकी कैंप लीडर के पास। ये एग्रीमेंट हर साल रिन्यू होता रहा, लेकिन कभी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बना। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, डेटा और डेमोग्राफी। पूरे भारत की एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है करीब 24.66%, लेकिन मणिपुर का एवरेज दर्ज हुआ 32.46% और पहाड़ी इलाकों का आंकड़ा सिर्फ 10.18% के आसपास। ये नंबर्स नॉर्मल नहीं हैं, और यहीं से इल्लीगल इमिग्रेशन यानी अवैध घुसपैठ की चिंताएं शुरू होती हैं। और यही डेटा है मैतई समुदाय की सबसे बड़ी चिंता। 1901 में मैतई कम्युनिटी मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 60% हुआ करती थी। 2022 आते आते ये गिरकर सिर्फ 49% रह गई। अपनी ही ज़मीन पर अपनी आबादी का घटता हुआ ग्राफ ये एक डीप इनसिक्योरिटी पैदा करता है। डर यही है कि कहीं वो अपने ही राज्य में माइनॉरिटी ना बन जाएं। तो चलिए पूरे मुद्दे को समराइज करते हैं। दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को बिना बायस के सुनिए। मैतई समुदाय चाहता है 1949 से पहले का ST स्टेटस वापस, इल्लीगल इमिग्रेशन पर सख्त कंट्रोल, पहाड़ों में ज़मीन खरीदने का बराबर हक कुकी और नागा समुदाय का। कहना है मैतई हमेशा से पावर में रहे हैं, उन्हें ST स्टेटस की ज़रूरत नहीं, वो अपने पैतृक पहाड़ी इलाकों को बचाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए ऑटोनॉमी या एक अलग राज्य। और सच ये है गाइस, दोनों ही साइड्स की चिंताएं बिल्कुल जेन्युइन हैं।
यही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। तो सोचिए, जब हर कम्युनिटी को लगे कि उनका फ्यूचर, उनकी कल्चर, उनका पूरा अस्तित्व एक ही ज़मीन के टुकड़े से जुड़ा है, तो वहाँ परमानेंट शांति की लकीर कैसे खींची जाए? ये सवाल किसी नए कानून से नहीं, बल्कि शायद आपसी भरोसे और समझ से ही हल होगा।